तो दोस्तों वेलकम बैक। आई नो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सेंड्रो नारुतो की वीडियो बनाओ नारुतो की, तो लो भाई एक और नारुतो की वीडियो के साथ मैं फिर से आ गया। पर भाई अगर तुम्हें और ऐसे ही नारुतो की वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि ओवर 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? चुपचाप सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी बहुत सारे नए नए एनिमे के ऊपर वीडियो बना सकूं। वेल बहुत हो गया बकबक, वीडियो चालू करते हैं। सो देखो दोस्तों, नारुतो में वन ऑफ द मोस्ट यूनिक और बैडेस्ट टेक्निक होगी तो वो है ऑफ कोर्स समनिंग जुट्सु, जिससे तुम वेरियस एनिमल्स को समन कर सकते हो अपनी हेल्प के लिए ड्यूरिंग द फाइट। और ये एनिमल्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बर्ड्स, टर्टल, डॉग, टोड, स्नेक्स एक्सेट्रा, जिन्हें तुम एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू समन कर सकते हो, जिसको हमने सबसे पहले जिराया सेंसेई को यूज करते हुए देखा था इन द एनिमे। ये समन ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो भाई आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे समन्स में से 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समन्स के बारे में जानेंगे। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें लास्ट में एक ऐसे समन के बारे में बोलूंगा जो कि इन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समन है, जो कि लिटरली किसी को भी हरा सकता है। सो लास्ट तक भाई जरूर देखना। मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट समन्स के पहले मैं ये समनिंग जुट्सु काम कैसे करता है ये शॉर्ट और सिंपल में समझा देता हूँ। देखो, अगर एक पर्सन को किसी भी एनिमल को समन करना है तो उसे पहले उस एनिमल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वेरियस तरीके भी होते हैं, जैसे कि अगर तुम्हें टोर्च के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए तुम्हें एक स्क्रोल में सिग्नेचर करना होता है अपने ब्लड के साथ, और फिर उसी ब्लड से अपने फिंगरप्रिंट से मार्क भी करना होता है। या फिर अगर तुम्हें याद भी हो तो ओरोचिमारू स्नेक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपने आर्म्स के ऊपर टैटू करता था और फिर उसके ऊपर ब्लड लगा के समन करता था। इसका मतलब है कि हर एक एनिमल्स के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के वेज होते हैं, पर हर कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज बहुत ही कॉमन होती है, जो कि है कि किसी भी पर्सन को अगर कोई भी एनिमल को समन करना है तो उसे अपने ब्लड का यूज करना पड़ेगा एज अ ऑफरिंग, और फिर अपने हाथों को जमीन पे लगाकर चक्र को उधर चैनल करना पड़ेगा। इसलिए तुमने हमेशा देखा होगा कि कोई भी यूजर अगर किसी को भी समन करने को ट्राई करता है तो उस वक्त वो अपने अंगूठे को काटता है टू यूज हिज ब्लड। तो भाई आई होप सो तुम्हें ये समनिंग जुट्सु काम कैसे करता है ये समझ आ गया होगा। सो अब बात करते हैं अपने टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट समन्स के बारे में, जिसमें नंबर 10 पे आता है पाउटा डांजो का समन बाय द नेम बाकू। बाकू के बारे में हमें इतना कुछ इन्फो तो नहीं पता, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि बाकू एक एलिफेंट और लायन एनिमल का मिक्सचर वाला समन है, जिसे हमने सबसे पहले सास्के वर्सेस डांजो की फाइट के वक्त देखा था। जिस फाइट में बाकू ने खतरनाक वाली फाइट दिखाई दी। बाकू की मेन एबिलिटी की बात करें तो वो है उसकी एबिलिटी टू सक एंड डिवोर, जिससे वो किसी भी चीज को सक कर सकता है। क्योंकि हमने डांजो वर्सेस सास्के के फाइट के वक्त देखा था कि बाकू ने सास्के के सुसानो तक को डैमेज कर दिया था, जो कि अल्टीमेट डिफेंस माना जाता है, जिसके कारण डांजो सास्के को पीछे से अटैक कर पाया था। सो नो डाउट बाकू स्ट्रॉन्ग तो है, पर स्टिल सास्के ने बाकू को बहुत ही इजीली हरा दिया था अपने फायर स्टाइल जुट्सु से, और इसी रीजन के कारण मैंने बाकू को नंबर 10 पे रखा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने 9th समन की, जो कि ये इबुसे। सो इबुसे एक्चुअल में हांजो का समन है, जिसे हमने सबसे पहले हांजो वर्सेस ऑल 3 सानिन के फाइट के वक्त देखा था, जो कि एक सैलेमेंडर स्पीसीज को बिलोंग करता है। वेल इबुसे के बारे में भी कुछ इतनी इन्फो नहीं है, पर थोड़ी बहुत इन्फो से हमें पता चलता है कि इबुसे एक पावरफुल समन था, जो कि लिटरली एक शिनोबी आर्मी तक को मार सकता है ड्यू टू स्पेशल एबिलिटी पॉइजन क्लाउड, जिससे इबुसे एक डेडली पॉइजन रिलीज करता है, जिससे अगर कोई भी इनहेल करेगा तो उसकी बॉडी नम पड़ जाएगी और वो इवेंचुअली मर जाएगा। और इस पॉइजन का भाई कोई भी बचने का तरीका नहीं है। आई मीन तुम इससे बच सकते हो अगर तुम्हारे पास एंटीडोट है तो, वरना तो भाई तुम्हारा गेम ओवर। पर स्टिल भले ही ये बहुत ही ओपी एबिलिटी है, पर इबुसे को ये पॉइजन क्लाउड यूज करने के लिए पहले 5 मिनट तक अपने अंदर पॉइजन को बनाना पड़ता है, ताकि वो इसे बाद में रिलीज कर सके। ऊपर से इबुसे डांजो का समन है तो ऑफकोर्स भाई स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, पर स्टिल इसकी इतनी कोई ज्यादा इन्फो भी नहीं है, इसलिए मैंने इबुसे को नंबर 9 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है गामाबुंडा। आई नो बहुत सारे लोग बिल्कुल भी अग्री नहीं करेंगे, पर एक बार मेरी बात सुन लो। देखो, गामाबुंडा एक्चुअली में एक टोड स्पीशीज का समन है, जो कि बिलोंग करता है फ्रॉम माउंट मियोबोकू, जहाँ बाकी सारे टोड्स भी रहते हैं। गामाबुंडा को हमने सबसे पहले जिराय को यूज करते हुए देखा था इन द एनिमे, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिराय उसे समन कर सकता है, उल्टा मिनाटो, कोनोहामारू, नारुतो भी गामाबुंडा को समन कर सकते हैं। फिर गामाबुंडा के एबिलिटीज और पावर्स के बारे में देखें तो गामाबुंडा अपने
मुंह से ऑयल फेंक सकता है जिससे वो फायर जुट्सु का पावर को एनहांस कर सकता है। और इसके साथ साथ गामाबुंडा वाटर ब्लास्ट भी यूज कर सकता है टू अटैक इट्स अपोनेंट। इतना ही नहीं, गामाबुंडा के पास खतरनाक वाली एजिलिटी और स्ट्रेंथ है जिसका जलवा हमने शुकाकू के फाइट के वक्त देखा ही था कि कैसे गामाबुंडा ने शुकाकू जो कि एक टेल बीस्ट है उसे टक्कर दी थी और उसके हाथ तक को काट दिया था। और ऊपर से आगे जाके गामाबुंडा ने तो मांडा के साथ भी फाइट की थी और पेन के समन को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी। और अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं ये भी बता दूं कि गामाबुंडा ने तो लिटरली कुरामा तक को थोड़ी देर के लिए रिस्ट्रेन कर दिया था, जो कि भाई नो डाउट इजी काम नहीं है। पर स्टिल मैंने गामाबुंडा को नंबर 8 पे रखा है क्योंकि देखो गामाबुंडा के पास कोई स्पेशल एबिलिटी ही नहीं है जैसे कि बाकी सारे समन्स के पास है। नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है लेडी कात्सुयो। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लेडी कात्सुयो शुड बी बिलो गामाबुंडा, पर पर्सनली आई डोंट थिंक सो। देखो लेडी कात्सुयो एक्चुअली में स्लग स्पीशीज की समन है जो कि बिलोंग करती है फ्रॉम शिकोत्सु फॉरेस्ट, जिसको हमने सबसे पहले सुनाडे को समन करते हुए देखा था। वे लेडी कात्सुयो की एबिलिटीज और पावर्स के बारे में देखे तो लेडी कात्सुयो अपने मुंह से एसिड फेंक सकती है जिससे वो रॉक्स तक को मेल्ट कर सकती है। इसके साथ साथ लेडी कात्सुयो अपनी हीलिंग पावर्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है क्योंकि लेडी कात्सुयो की हीलिंग पावर्स इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उससे वो लिटरली बॉडी पार्ट्स तक को रीजनरेट कर सकती है। और ऊपर से लेडी कात्सुयो हीलिंग पावर्स का असली जलवा हमने पेन आर्क के वक्त देखा ही था जब लेडी कात्सुयो ने पूरे विलेजर्स को बचा लिया था, जिससे तुम समझ सकते हो कि ये हीलिंग पावर्स कितनी ज्यादा पावरफुल है। आई नो अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने लेडी कात्सुयो को गामाबुंडा के ऊपर क्यों रखा है। तो देखो गामाबुंडा ऐसा देखा जाए तो दोनों अटैक और डिफेंस में अच्छा है, पर लेडी कात्सुयो डिफेंस और हीलिंग में गॉड लेवल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लेडी कात्सुयो की बॉडी लिटरली कौन से भी अटैक को झेल सकती है। आफ्टर ऑल उसने पेन के तेनगाई शिंसे को सर्वाइव कर लिया था और ऊपर से लेडी कात्सुयो अपने बॉडी को मिलियंस ऑफ पीसेस में भी डिवाइड कर सकती है, जो कि हमने पेन आर्क और 4th ग्रेड निंजा वॉर में भी देखा था। इतना ही नहीं, लेडी कात्सुयो एक्चुअली में इससे भी ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी कि सुनाडे सिर्फ उसका 1/10 फॉर्म को समन कर सकती है। तो सोचो भाई अगर लेडी कात्सुयो अपने ट्रू फॉर्म में समन हो जाए तो क्या ही डेंजर होगा। और इसलिए मैंने लेडी कात्सुयो के गामाबुंडा के ऊपर रखा है। और ऊपर से अगर लेडी कात्सुयो के पास थोड़े बहुत अटैकिंग पावर भी होते तो मैं उसे शायद से और हाई रैंक पे भी रखता। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है सबसे हरामी समन मांडा। देखो मांडा एक्चुअली में एक स्नेक वाला समन है जो कि रियुची केव से बिलोंग करता है। मांडा ऐसा देखा जाए तो एक एक्सट्रीमली पावरफुल समन था जो कि ओरोचिमारू और सास्के का समन था। पर मांडा पावरफुल होने के साथ साथ एक नंबर का पाउटा भी था क्योंकि मांडा एक लौता ऐसा समन है जो कि अपने समनर की बात नहीं मानता और उल्टा अपने समनर को ही धमकी देता है कि मैं तुझे मार दूंगा अगर मुझे फिर से बुलाया तो। ऊपर से अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं ये भी बता दूं कि ओरोचिमारू जब भी मांडा को समन करता है तो मांडा उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे 100 ह्यूमन सैक्रिफाइस देने पड़ेंगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भाई कुछ भी बोले, ये मांडा का अलग ही लेवल का जलवा है। मांडा की एबिलिटीज के बारे में देखे तो ऐसे कोई स्पेशल पावर तो नहीं है मांडा के पास, पर मांडा के पास खतरनाक वाली स्पीड और स्ट्रेंथ है। इसलिए तो अगर तुम्हें याद हो तो मांडा ने अकेले से कात्सुयो और गामाबुंडा को पेल दिया था। ऊपर से मांडा ने काइंड ऑफ देदरा के अल्टीमेट अटैक तक को झेल लिया था, पर वो अलग बात है कि उसके बाद वो मर गया था। पर स्टिल भाई मैंने इसे नंबर 6 पे रखा है। अब मांडा के बाद नंबर 5 पे समन आता है बाय द नेम मल्टी हेडेड डॉग। देखो मल्टी हेडेड डॉग के बारे में हमें कुछ इन्फो तो नहीं पता, पर यह समन एक्चुअली में एनिमल पाथ का समन है जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल समन में से एक है। इस समन के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में देखें तो मल्टी हेडेड डॉग के पास एक सबसे डेंजर और हैक्स एबिलिटी है जो कि है उसका एम्प्लीफिकेशन टेक्निक, जिससे अगर कोई भी इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये डॉग स्प्लिट हो जाएगा। क्यों है ना भाई, बहुत ही डेंजर एबिलिटी, जिसका मतलब इसे मारना लिटरली इम्पॉसिबल है। जिसका जलवा हमने जिराय वर्सेस पेन के फाइट के वक्त देखा ही था कि कैसे ये डॉग ने जिराय को बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखा था। इतना ही नहीं, ये समन इतना ज्यादा ओपी है कि आगे जाके 4th ग्रेड निंजा वॉर में लिटरली नारुतो एक रासन शूरिकन फेंक के मारता है इसके ऊपर, पर फिर भी उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और उल्टा जब खुद इताची अमेतरासु यूज करता है तो वो थोड़ा बहुत इस समन को डैमेज कर पाता है, पर फिर बाद में भी इसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। इससे तुम समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा पावरफुल समन है। वैसे अगर तुम्हें इस समन को हराना है तो भाई इसका एक ही तरीका है, दैट इज टू डिफीट द समनर। अब बात करते हैं अपने नंबर 4 पे आने वाले समन की, जो कि है मंकी किंग एनमा। और भाई ये समन मेरा वन ऑफ द फेवरेट समन है। देखो मंकी किंग एनमा एक्चुअली में एक पर्सनल समन था पाउटा हिरोजन का, जिसके बारे में हमें कुछ ज्यादा इन्फो नहीं पता, पर थोड़ी बहुत इन्फो से हमें पता चलता है कि एनमा हिरोजन को लेकर बहुत ही ज्यादा लॉयल था, जो कि हमेशा उसकी मदद करता था। और उल्टा एक फन फैक्ट बोलूं कि एनमा एक्चुअली में ओरोचिमारू के स्टार्टिंग से ही खिलाफ था और उसे हमेशा से डाउट था कि ओरोचिमारू आगे जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ करने ही वाला है। और एनमा ने तो एक बार बोला भी था कि अगर उसे चांस मिले
तो ओरोचिमारू को वो सबसे पहले मारेगा। पर ये पाउटे हिरुजेन एनमा को बोलता था कि ओरोचिमारू अच्छा है, मैं उसे सुधराऊंगा। और आगे जाके तो भाई पता ही है कि कैसे ओरोचिमारू फिर हिरुजेन की मारता है। भाई यार क्या एक जानवर हिरुजेन से होशियार है। क्या होगा रे हिरुजेन तेरा, क्या होकागे बनेगा तू। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। वेल अगर हम अब बात करें एनमा के पावर्स और एबिलिटीज की, तो भाई एनमा फिजिकली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि भाई इसने लिटरली हाशिरामा द गॉड ऑफ शिनोबी को पंच किया था और उसके साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी की थी। सो नो डाउट भाई एनमा पावरफुल तो है, पर सबसे खास बात है एनमा की वो है वो अपने आप को एडमेंटाइन स्टाफ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो कि जितनी चाहे उतनी बड़ी या फिर छोटी हो सकती है। और इस फॉर्म में एनमा को लिटरली कुछ ज्यादा डैमेज भी नहीं हो सकता। ऊपर से अगर तुम्हें याद हो तो एनमा ने अपने एडमेंटाइन फॉर्म में लिटरली कुरामा को विलेज के बाहर ढकल दिया था, जो कि मजाक की बात नहीं है। इतना ही नहीं, एनमा अपने एडमेंटाइन स्टाफ फॉर्म के क्लोन्स भी बना सकता है और अपने वेरियस बॉडी पार्ट्स को स्टाफ के ऊपर प्रोड्यूस भी कर सकता है, जिसकी वजह से एनमा एक बहुत ही वर्सेटाइल समन बन जाता है। पर स्टिल एनमा के कुछ ज्यादा फीट से हमें पता नहीं है, और ऊपर से एनमा को हमने ज्यादातर स्टाफ के फॉर्म में ही देखा है जब हिरुजेन उसे एज अ वेपन यूज करता है, और इसलिए मैंने एनमा को नंबर 4 पे रखा है, वरना भाई ये आराम से और हाई रैंक पे होगा। तो अब बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट समन की, जिसमें नंबर 3 पे आता है ऑफ कोर्स द 2 ग्रेट सेज टोड, जिनका नाम है शिमा एंड फुकासाकु, जो कि माउंट मियोबोकू से बिलोंग करते हैं। देखो आई नो अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये इतने पावरफुल नहीं है, पर लेट मी टेल यू भाई ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिनका जलवा हमने जिराय और पेन के फाइट के वक्त देखा ही था कि कैसे ये दोनों ने जिराय के साथ मिलकर 7 पेन के साथ फाइट की थी। वेल इनके एबिलिटीज और पावर्स के बारे में देखे तो ये दोनों वेरियस एलिमेंटल टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि वाटर, फायर एंड विंड। इसके साथ साथ ये नेचर एनर्जी को खतरनाक वाला कंट्रोल भी सकते हैं, जिसके कारण इनकी फिजिकल पावर बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आफ्टर ऑल शिमा ने गामा बुंटा जैसे जायंट फ्रॉग को उठाकर फेंक दिया था। सो भाई इनके साइज पे मत जाना, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इतना ही नहीं, ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गेंजुत्सु टोड कन्फ्रंटेशन चैंट भी यूज कर सकते हैं, जिससे वो किसी को भी गेंजुत्सु में ट्रैप कर सकते हैं। ऊपर से पेन आग के वक्त इन दोनों ने बस अपने स्क्रीन से पेन के 2 पावरफुल समन तक को रोक दिया था, जो कि नो डाउट एक अच्छी खासी फीट है। पर स्टिल इनके ट्रू पावर को हमने कुछ ज्यादा देखा ही नहीं है, इसलिए मैंने इसे नंबर 3 पे रखा है। अब बात करते हैं नंबर 2 समन की, जो कि ऑफ कोर्स डेमोनिक स्टैचू ऑफ द आउटर पेथ, या फिर गेडो स्टैचू भी बोल सकते हो। देखो गेडो स्टैचू एक्चुअली में ऐसा देखा जाए तो 10 टेल्स का हस्क है, मतलब कि जब 10 टेल्स 9 डिफरेंट टेल्स में सेपरेट हो गया था, तो उस वक्त जो पेड़ का हस्क बच गया था वो गेडो स्टैचू था। वेल गेडो स्टैचू की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में देखें तो गेडो स्टैचू एक बहुत ही बड़ा समन है, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, जिस चीज को हमने देखा ही था जब चोजी और गेडो स्टैचू के बीच में फाइट हुई थी। इतना ही नहीं, गेडो स्टैचू ने तो किटसुची के अर्थ रिलीज तक को टक्कर दे दी थी। सो इससे तुम समझ सकते हो कि गेडो स्टैचू फिजिकली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर सबसे खास बात है गेडो स्टैचू की, वो है उसकी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अदर्स चक्रा, क्योंकि इसी गेडो स्टैचू का यूज करके नाकाटो ने सारे हिडन ड्रेन निंजा और हंजो की मार दी थी। सो नो डाउट भाई ये गेडो स्टैचू डेंजर तो है। इसके साथ साथ गेडो स्टैचू अपने मुंह से चक्रा चेंज को भी यूज कर सकता है टू कैप्चर एनी टेल्ड बीस्ट, और सिंस ये गेडो स्टैचू फिजिकली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैंने गेडो स्टैचू को नंबर 2 पे रखा है। तो अब फाइनली बात करते हैं अपने नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट समन की, जो कि है ऑफ कोर्स कुरामा द 9 टेल्ड बीस्ट। वेल ऐसा प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुरामा समन तो नहीं है, पर सिंस मादारा ने उसे एक बार समन किया था तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि ये समन है। वेल कुरामा के बारे में अब मैं क्या ही बोलूं, ये कितना ज्यादा फिजिकली पावर है ये तो भाई सबको ही पता है, क्योंकि आफ्टर ऑल कुरामा अकेले से 5 टेल्ड बीस्ट से लड़ा था और उन्हें हरा भी दिया था इन द 4th ग्रेट निंजा वॉर। इसके साथ साथ कुरामा का टेल्ड बीस्ट बम कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो सबने देखा भी है, और उल्टा ऐसा बोला भी जाता है कि कुरामा अकेले ही 8 टेल्ड बीस्ट जितना पावरफुल है। सो नो डाउट भाई इसे नंबर 1 समन पे तो होना ही था। पर स्टिल अगर मैं कुरामा को एज अ समन काउंट ना करूं, तो अगर मैं नंबर 1 पे रखना चाहूंगा तो वो मैं ऑफ कोर्स रखूंगा इम्प्योर रीइंकार्नेशन के समन को। वेल आई नो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये एनिमल समन नहीं है, पर भाई आई नो ये एनिमल समन नहीं है, पर स्टिल भाई ये एक समन है और इसे तुम एज अ समनिंग जुत्सु यूज कर सकते हो, और इसलिए मैं इसे समन्स में काउंट करता हूँ। आफ्टर ऑल इस रीइंकार्नेशन समन से तुम लिटरली मरे हुए लोगों को रिवाइव कर सकते हो और अपना स्लेव बना सकते हो, जैसे काबुटो और ओरोचिमारू ने किया था इन द 4th ग्रेट निंजा वॉर। क्योंकि रीइंकार्नेशन समन से तुम लिटरली हाशिरामा, टोबिरामा, मिनाटो जैसे पावरफुल लोगों को समन कर सकते हो। सो नो डाउट भाई ये मेरे ओपिनियन में सबसे ज्यादा पावरफुल समन है, और भाई तुम्हें भी लगेगा कि ये सबसे पावरफुल समन है, पर वेट भाई इससे भी और एक पावरफुल समन है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समन है, और वो है ऑफ कोर्स साकुरा का समन।
आई मीन नारुतो, क्योंकि भाई जब पेन आर्क के वक्त साकुरा नारुतो का आवाज देती है तो भाई नारुतो समन हो जाता है। और भाई नारुतो तो नो डाउट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे सीरीज में। सो भाई नो डाउट साकुरा का समन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समन है। सो दोस्तों यही थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट समन इन द नारुतो सीरीज। सो आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक और सब्सक्राइब करो। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट समन कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।